हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। और यो आप लोग जो है अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट्स हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली जो है द हिंदू का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस का पार्ट देखते हैं, जो कि यूपीएससी और तमाम जो एग्जाम्स होता है सबके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फैक्ट्स का काम करता है करंट अफेयर के रूप में। तो आज जो आर्टिकल्स आए हैं, एक आर्टिकल आईआर के ऊपर है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, इंडिया की रिलेशनशिप्स है, इंडिया का ऑब्जर्व के रूप में कहा गया है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा, द हार्जन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 एंड द एससीओ समिट। इससे जो प्रॉफिट हुए हैं वहाँ पर इंडिया की प्रेजेंटेशन से क्या है और इंडिया को क्या करना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा आईआर के ऊपर आर्टिकल है। और दूसरा जो आर्टिकल है वो विद्युत क्षमता के ऊपर है कि भारत में जो है ये स्विचिंग ऑन इंडिया स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर, ये जो है भारत की क्षमता के विषय में बात करता है कि भारत को क्या करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में, कैसा उसमें सुधार होना चाहिए। और ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है बिजली की को लेकर के, इसको पूरा का पूरा चेंज होने की बात की जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग और ये जो है ये दोनों आर्टिकल मैं वैसे तो आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, कल भी पढ़ाया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स देख सकते हैं, वही पूरा आर्टिकल है। और उसके ऊपर थोड़ा सा दर्शन को जोड़ते हुए इन्होंने वैचारिक मतभेद किया है। आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने आर्टिकल पे चलते हैं। जो पहला आर्टिकल है फ्रेंड्स, देखिए उसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि में मैं आपको उसको बता दूं कि इंडिया की जो प्रेजेंट टाइम में स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, उसकी इन्होंने आलोचना किया है। फॉरेन पॉलिसी में सुधार की बात ये कर रहे हैं कि इंडिया को कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए। और इसी के ऊपर इनका पूरा आर्टिकल फोकस है इंडिया को लेकर के। और चाइना और इंडिया में रिलेशंस को लेकर के ये मैक्सिमम जो है उसका उल्लेख कर रहे हैं और थोड़ा सा उसको कनेक्ट किए हैं ग्लोबल कनेक्टिविटी से। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ कि हाल ही में जो है बहुत लंबे समय से जो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ होता है उसमें लीडरशिप की बात इंडिया के द्वारा की गई। और इन दोनों में से जो G20 और एससीओ की अध्यक्षता और नेतृत्व भारत ने किया है वो एक तरीके से ठीक है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो पूरे भारत में चुनौतियां उभर रही हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो चैलेंजेज उभर कर के सामने आ रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि हमको उससे अपनी आँख को मूंदना नहीं चाहिए। जो चैलेंजेज आ रहे हैं, जो राष्ट्र चैलेंज का सामना कर रहा है, उस पर जो लगातार आ रहे हैं उससे हमको जो है मुड़ना नहीं चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो दो संगठन हैं, G20 की अध्यक्षता और एससीओ का नेतृत्व, इन दोनों से जो लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि बहुत हमको प्रॉफिट होगा, बहुत लाभ होगा, और इस तरीके से जो एक्सेप्टेशंस लगाए हुए हैं वो जो एक्सेप्टेशंस है वो टर्न डाउन होना चाहिए। उस पर जो है कोई अभी जो फ़िलहाल में करंट सिचुएशंस है उस पर इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेशंस नहीं लगाना चाहिए और इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। इन दोनों के संगठन जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो उसका लाभ इनको जो है जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट हाल में नहीं करना चाहिए। और फिर G20 की जब सम्मेलन हुआ था तो भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी थी। और ऐसा कोई अगर संगठन होता है, G20 होता है या कोई अदर संगठन होता है, तो उसमें भारत का जो दृष्टिकोण रहता है वो भारत का दृष्टिकोण निश्चित रहता है। और जो उसमें एक बात कही जाती है, शायद आपने अदर जो वैश्विक लीडर्स हैं उनके द्वारा बहुत कम आप सुनते होंगे वैश्विक शांति को लेकर के। और ये सब मुद्दे शायद ही कोई जो है इस तरीके की घटना का उल्लेख करता है जितना भारत करता है। और जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उन देशों में तभी ऐसी वार्तालाप होती हैं जब जा कर के उन देशों में तथाकथित तौर पर वो घटनाएं घटित हों। जैसे अगर अमेरिका में आतंकवाद की घटना हो रही है तभी अमेरिका उसका उल्लेख करेगा। लेकिन भारत का जो रवैया है, भारत का जो ऑब्जर्वेशन है, दृष्टिकोण है, व्यू है,
वो ये है कि भारत कहीं भी अगर पूरे विश्व में मीटिंग हो रहा है तो भारत उसमें 4-5 जो वक्तव्य हैं उसको लेकर के साथ चलता है। एक ग्लोबल पीस को लेकर के चलता है, जो अंतिम G20 समिट में जो इंडोनेशिया में हुआ था, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसको वाक्स्ट किया गया। वाक्स्ट का मतलब होता है फैलाना, उसको प्रसारित किया गया कि वैश्विक शांति हो। दूसरा, आतंकवाद को कम करने के लिए बात करता है। आतंकवाद को जो सपोर्ट करते हैं उनको रिड्यूस करने की बात करता है। आतंकवाद को जो टेरर फंडिंग की जाती है वो जो है उसको रोकने की बात करता है। तो इंडिया के द्वारा अगर आपको आईआर में स्ट्रांग होना है, तो अगर भारत की पॉलिसी को लेकर के चलना है तो 3-4 चीज़ आप याद कर लीजिए, उसके ऊपर आपको खुद ब खुद 100-200 शब्द में लिख ले जाएंगे। एक, इंडिया जहाँ कहीं भी मीटिंग होगा ग्लोबल पीस की बात करेगा, आतंकवाद की बात करेगा। दूसरा, पक्षपात पूर्ण तरीके से जो व्यापार होता है, आप जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विकसित देश और विकासशील देश में बहुत सारा डिफरेंस होता है। उसमें कुछ बिंदु आप चुन करके रखें कि जो पक्षपात पूर्ण तरीके से व्यापार होता है, आए दिन खबर आप सुनते रहते हैं, उसमें इंडिया का दृष्टिकोण। तो ये सारी चीज़ें आपको आईआर को स्ट्रांग करने में बहुत स्ट्रांगफुल करेंगी। और इंडिया में जो अभी इंडोनेशिया में जो सम्मेलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैश्विक शांति की बात की गई, लेकिन आगे ये भी कहते हैं कि जो वैश्विक स्थिति है करेंट टाइम में, उसकी सिचुएशन जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके जो ग्लोबल सिचुएशन है करेंट टाइम में, उसकी भयावह स्थिति को देखते हुए, अब यहाँ पर ग्लोबल जो सिचुएशंस है उसकी भयावह स्थिति कैसे हो रही है। एक तरफ जो है यूरोप और अमेरिका एकजुट हुए हैं, और एशिया में रसिया और उसके जो एलायंस हैं, उसके जो गठबंधन है वो एकजुट हुए हैं। तो पूरा का पूरा विश्व जो है वो बटा हुआ दिखाई दे रहा है, और यह एक तरीके से यही यहाँ पर भयावह स्थिति की बात कही जा रही है कि ये जो भयावह स्थिति है इसको देखते हुए इंडिया जो है बैकसीट पे आ चुका है। और वो बैकसीट जो है क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स, इन सब को लेते हुए जो है वो बैकसीट पे है। लेकिन अंततोगत्वा इस पूरा राइटर कह रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ है G20 और एससीओ का, इससे हमको जो लाभ मिलने वाला था अभी उसकी उम्मीद करना मिसप्लेस्ड है। अभी उसकी उम्मीद की हम आशा भी न करें, इस पे वो चर्चा कर रहे हैं। और इंडिया को जो ये सावधानी की बात करते हैं कि इंडिया को जो आज का इंडिया को सावधान होने की ज़रूरत है। किस दिशा में सावधान होने की ज़रूरत है? क्योंकि इंडिया जो G20 समिट है, G20 का जो इफ़ेक्ट है प्रेजेंट टाइम में, अगर उसका स्टडी किया जाए, अगर उस पर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो वो डिक्लाइन हो रहा है उसका जो इफ़ेक्ट है। और उसके विपरीत जो है एससीओ जो है, एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो लगता है कि ग्रेटर ट्रैक्शंस होगा, ग्रेटर एक बड़ा ट्रैक होगा G20 के काउंटर में अगर देखें तो। और इन दोनों की जो अध्यक्षता करने के दौरान जो इंडिया को ये कही गई कि इंडिया जो है G20 और एससीओ की जो अध्यक्षता किया है बेहतरीन तरीके से, ये एक बेहतरीन विश्वसनीय चार्ट तैयार कर सकता है। कॉन्ट्रोवर्सी जो विरोधाभास है लेकर के G20 और एससीओ के बीच में, और जो बैलेंस होता है फोर्सेस का, जो को बैलेंस है उस पर अपना बेहतरीन चार्ट ये बना सकता है, तैयार कर सकता है, और एक बैलेंस बना करके लेके चल सकता है। और इसके अलावा ग्लोबल साउथ जो दक्षिणी इलाका है पूरे विश्व का, वहाँ पर जो संघर्ष हो रहे हैं उस पर भी ये लेकर के चल सकता है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि इंडिया को अभी जो है इसके लिए कोई मतलब एक कहते हैं कि जब किसी के द्वारा सराहना की जाती है या किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उससे एक जो प्रोत्साहन मिलता है, ये वही कह रहे हैं कि अभी जो है फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम के लिए भारत के लिए कोई रूम नहीं है ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए, और भारत को अभी इस पर ध्यान देने के बजाय बहुत सावधानी पूर्वक अपना जो कदम है बहुत सावधानी पूर्वक लेकर के इन सब सारी चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। फिर यहाँ तक तो ये बात की है। फिर ये आगे कह रहे हैं जो चाइना, रसिया, और रसिया की बात अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो वैश्विक संघर्ष हो रहा है,
अभी तो वैश्विक संघर्ष पर पूरी दुनिया उसके कगार पर नहीं है, लेकिन उसके करीब में है। इनके कहने का मतलब है जो एक युद्ध का खतरा होता है, उस पर अभी दुनिया खड़ी है, उसके कगार पर है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके जस्ट क्लोज में है। और यह जो क्लोज किया जा रहा है, डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो 2 कैंप्स हैं। और इनका जो लीड है, एक यूनाइटेड स्टेट है और दूसरा चाइना और रसिया है। इन दोनों के बीच में जो है ये पूरा का पूरा जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है वो लीड किया जा रहा है। और जो इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए इस युद्ध में और ये बहुत ही कम स्पेस है, इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो सिचुएशंस है उसमें भारत ने किसी का समर्थन नहीं किया है कि हम यूएस की तरफ हैं या फिर रसिया या उसके अलायंस की तरफ हैं। इससे भारत के लिए कोई जो रूम्स होता है यानी स्पेस होता है वो बहरहाल अभी भारत ने नहीं किया है। और फैक्ट यह है कि जो यूएस और उसके संगठन हैं इस दौरान यूक्रेन को न केवल हथियार दे रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर देखिए एक बात आ गई है अपने वजूद को लेकर के, और उसमें प्रदर्शन की बात आ गई है। और वो उस तरीके का प्रदर्शन कि सर्वे सर्वा हम हैं, वो कह रहे हैं हम हैं, रसिया कह रहा है कि नहीं हम हैं, यूएस कह रहा है हम हैं। और इन दोनों को साबित करने के लिए यूक्रेन तो जो मोहरा बन चुका है, वहाँ पर अब उसको मोहरे के रूप में यूएस और उसके अलायंस के द्वारा यूज किया जा रहा है। जैसे यूएस क्या काम किया है, यूएस और उसके जो यूरोपियन अलायंस हैं यूक्रेन को अत्याधुनिक जो वेपनरी है उसको अधिकांश रूप से प्रोवाइड करा रहे हैं। और न केवल प्रोवाइड करा रहे हैं बल्कि जो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं, यूक्रेन के जो सैनिक हैं, उसको ट्रेनिंग भी ये लोग साथ ही साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। और इन्हीं के दम पर जो यूक्रेन है वो आज एक आप कह सकते हैं कि फ्रॉडलेस तरीके से अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, और उसकी जो सप्लाई चेन है वो इन्हीं सब से हो रही है। लेकिन बात यहीं पर नहीं है कि ये जाहिर है कि जो रसिया है वो भी गुपचुप तरीके से अपने अलायंस के द्वारा जो है वो हथियार और जो सामग्री है, इक्विपमेंट है, वो सब प्राप्त कर रहा है। और ये उसका अलायंस कौन सा है? चाइना। किसी से बात छुपी है नहीं, चाइना नॉट एक्सक्लूडेड। चाइना जो है उसको सपोर्ट करता है, चाइना से ही वो फाइनेंशियल कंडीशंस और जो मटेरियल्स होता है, जो इक्विपमेंट्स होता है, वो सब जो है प्राप्त करता है। और ये दोनों पक्षों के द्वारा जो है अपनी स्थिति को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि जो अत्याधुनिक हथियार है वो हम उसमें आगे हैं, वो कहता है कि हम उसमें आगे हैं। तो ये सब जो है अगर एक कोई छोटी सी गलती जो है बहुत बड़ा भयावह स्थिति कन्फर्म कर सकती है। फिर इसके बाद ये लेकर के चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर कि जो वेपनरी का जो एडवांस सिस्टम्स होता है वो जो उसका इतिहास है ये बहुत पहले समय शुरू हो गया था। फिर यही सब बात ये पूरा का पूरा इधर लेकर के चलते हैं कि यूएस और यूरोपियन जो नेशन हैं और कुछ जो यूरोपियन यूएस और यूरोपियन जो स्टेट्स हैं जैसे जर्मनी हो गया, बहुत सारे जो नेशन हो गया, वो सब पार्टिसिपेट किए हैं। यूरोप के जो ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल जो प्रभाव है, यूरोप का जो युद्ध चल रहा है उसमें उन लोगों का जो तथाकथित योगदान है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और जो पोटेंशियल सप्लायर है मिलिट्री की इक्विपमेंट की, वो बहुत सारी जो कंट्री है उसमें साउथ कोरिया भी आ गया है। यानी कहने का मतलब कि जो इस समय यूरोप में युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, उसमें न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप के जो राष्ट्र हैं, जर्मनी और बहुत सारे जो राष्ट्र हैं, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो है वो भाग तो लिए ही हैं। और ग्लोबल इम्पैक्ट उसका पड़ ही रहा है। और ग्लोबल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि जो दक्षिण कोरिया का नेशंस है, दक्षिण कोरिया राष्ट्र है, वो भी मिलिट्री सप्लाई इक्विपमेंट में इंक्लूड कर लिया गया है। और यह सप्लाइंग जो मिलिट्री इक्विपमेंट का जो मिलिट्री उपकरण का जो सप्लाई चेन है, वह सप्लाई चेन जो दक्षिण कोरिया है उसको बिना युद्ध लड़े ही उसके सामने एक थ्रेट पैदा कर दे रहा है कि सप्लाई चेन को लेकर के उसके सामने एक रिस्क पैदा कर दे रहा है कि आप जो है इस संघर्ष में पार्टिसिपेट के लिए भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं।
अब यहाँ तक तो इन्होंने ग्लोबल पूरा खाका खींचा कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें कौन भाग ले रहा है, कौन कौन से अलायंस बन रहे हैं, ये आपने विस्तार पूर्वक समझा। अब आगे लेकर के हम लोग क्या चलते हैं, द इशू फॉर इंडिया बिगन विद चाइना। अब यहाँ से जो है इंडिया के फेवर में बात की जा रही है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। जो यूरोप का जो युद्ध है, इंडिया तो मान लीजिए कि इससे दूर रहा, अपार्ट रहा, लेकिन जो यूरोप के अलावा ऐसा ऐसी बात नहीं है कि इस युद्ध से दूर है इंडिया तो उसकी सारी दिक्कतें, सारा टेंशन से ख़त्म हो गया है। बहुत सारे जो टेंशन देने की बात है वो पूर्वी महासागर में है, ईस्ट पैसिफिक को लेकर के है। सेवरल इशू जो कन्फर्म किए जा रहे हैं वो बहुत ही चिंता के विषय हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो चाइना का उभार है, जो चाइना का रैंप है, जो चाइना का जो प्रभाव है करेंटली, वो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजिक पूरे एशिया में उभरा है। एक बहुत बड़ा रणनीतिक और राजनयिक तरीके से वो लेकर के चल रहा है, और स्पेशली जो पश्चिमी एशिया का इलाका है वहाँ चाइना का मेजर इफ़ेक्ट है, और वह जो है अपना प्रदर्शन कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट में, और जो समुद्र में इलाका होता है, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर अपनी नेवल पावर यानी जो समुद्री सेना की जो शक्ति होती है उसका डिस्प्ले कर रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। और यही नहीं, एशिया के अलावा जो मिलिट्री है, जो सेना की जो ताकत है, वो लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में, इंडिया चाइना बॉर्डर में, वहाँ पर अपनी जो डिटरेंस क्रिएट करना होता है वो चाइना बेहतरीन ढंग से कर रहा है, एक बड़े स्तर पर कर रहा है। और भारत का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं है। जो वेनिला का जो वहाँ पर रिस्पॉन्स किया गया था इंडियन डिफेंस मिनिस्टर्स के द्वारा, उसका कोई उनके ऊपर डिटर्ड ही नहीं होता, कोई असर ही नहीं होता चाइना का। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना समुद्र के क्षेत्र में जो अपनी नेवी है चाइना की, वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया नेवल सेक्टर, वहाँ पर अपना इफ़ेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कायम किया है। और दूसरे तरीके से जो चाइना की मिलिट्री पावर है वो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर, साइनो इंडिया बॉर्डर पर, और लद्दाख की सीमा पर, जो भारत और चाइना का जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पर हर दिन आए दिन मिलिट्री रूप में घटनाएं जो है सामने आती रहती हैं। और भारत अगर कोई बात कहता है तो उसका चाइना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी जो हाल ही में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, वो हाल ही में चाइनीज़ अपने समकक्ष जेन ली सुंगफू के साथ मिले हैं। उन्होंने कहा कि भाई इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है वो तभी हो सकता है जब आप जो है बॉर्डर पर शांति कायम रखें, तभी जा कर के इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट था। अब इसके आगे ये कहते हैं कि यहाँ पर जो अब भारत की बात आते हैं कि भारत ने क्या किया है। कि भारत पहली चीज़ की ऐसा कोई सैन्य प्रदर्शन या फिर कोई नेवल सेक्टर में जो समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ पर कोई युद्धाभ्यास ऐसे समय में नहीं कर रहा है जब चाइना लॉन्च कर रहा है बहुत सारे रीजनल इनिटिव, जो क्षेत्रीय पहल होती हैं, इंटेंसिव जो होता है वो चाइना के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से लागू किया जा रहा है। और इंडिया जो ओशियन रीजन्स है, जो भारतीय जो महासागर है, हिंद महासागर है, उससे जो तटीय देश हैं, उससे जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर चाइना के द्वारा बहुत बेहतरीन ढंग से फॉरेन पॉलिसी जो है वो लागू किया जा रहा है। और इसके अलावा जो पहले जहाँ पर मेजॉरिटी थी इंडियन ओशियन स्टेट की, वहाँ पर चाइना अपनी फ्रेंडशिप लेकर के चल रहा है। और ऐसे समय में इंडिया के द्वारा कोई भी जो फुट है, कोई भी जो माने जो युद्ध प्रदर्शन होता है, जो सैन्य अभ्यास होता है, वो इस समय क्लोज्ड है, इस समय नहीं हो रहा है। अब आगे कहते हैं कि चाइना जो है यहीं पे नहीं रुका है। चाइना इसके आगे भी गया है। चाइना जो है अब चूँकि देखिए भारत ने क्या किया, भारत का जो इस समय का जो भारत का रुख है वो ये है कि भारत इस समय अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ है।
और बहुत सारे जो संगठन हैं जैसे क्वाड है, तो उसमें जो है उसको चाइना अपने काउंटर के रूप में देख रहा है, उसको चाइना जो है अपने रूप में देख रहा है। चाइना की ये जो है हमारे खिलाफ बन रहा है या हमारे खिलाफ भारत यूज कर रहा है। तो ऐसे समय में चाइना क्या काम कर रहा है कि बहुत एक्टिवली तरीके से सीख कर रहा है नए फ्रेंड जो भारत के पड़ोस में है। यहाँ पर जो कौटिल्य का नियम होता है वो काम कर रहा है कि पड़ोसी का मित्र होता है वो मित्र होता है और पड़ोसी शत्रु होता है। तो जो ये नियम है वही चाइना फॉलोज कर रहा है कि चाइना भारत को काउंटर करने के लिए जो भारत के पड़ोस में देश हैं, जो भारत के पड़ोसी हैं, अब उनको अपना मित्र बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और पश्चिमी एशिया में भी जो भारत का जहाँ पर एक समय बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था, वहाँ पर चाइना का इस समय जो है बहुत ही ज़बरदस्त राजनयिक और सैन्य शक्ति का प्रभाव हो चुका है। और भारत के द्वारा जो पहले भारत का बहुत जो पक्का मित्र था मिस्र, अभी जो रिपब्लिक डे पर वहाँ पर उनको प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट बनाया गया था। इंडिया को ऐसा लगता है कि जैसे उससे किनारा कर दिए हैं, साइड कर दिए हैं, इन सब चीज़ों से वो वाकिफ़ ही नहीं है। और जो वेस्ट एशिया में है वहाँ पर, पश्चिमी एशिया में तो आपको पता है कि चाइना का मेजर पार्ट है, मेजर चरण है वहाँ पर चाइना का। और चाइना अभी जो है नए तरीके से मध्यस्थता किया ईरान सऊदी अरबिया के मध्य में। और ईरान सऊदी अरेबिया जो पहले शत्रु थे, जो पहले विरोधी थे, अब उनके मध्य चाइना ने मध्यस्थता करके पूरे विश्व में एक तरीके से नए बदलाव के रूप में, नए डिप्लोमेटिक शिफ्ट के तरीके से वो सबका ध्यान आकर्षित किया है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल जो नहीं है वो भी हो सकती है। अगर दो लोग आपस में विरोध कर रहे हैं तो एक समय के बाद वो आपस में मित्र भी हो सकते हैं। ये मेजर डिप्लोमेटिक शिफ्ट था पूरी वर्ल्ड को लेकर के और कुछ जो नेशंस हैं उनको लेकर के। अब लेकिन ये आगे कहते हैं कि यहाँ तक तो इन्होंने ये कहा, अब आगे कहते हैं कि इंडिया जो है वो इन सब से अनवेयर नहीं है। इंडिया पूरा का पूरा चाइना का ये जो होस्टाइल तरीका होता है उससे परिचित है। चाइना का जो ये युद्ध करने का तरीका है, चाइना का जो इम्बार्ग करने का तरीका है, हाइब्रिड वारफार करने का तरीका है, जो साइबर क्राइसिस है, और ये जो चाइना, पहले देखिए चाइना किस किस तरीके से युद्ध कर रहा है। चाइना जो जहाँ पर भारत का पहले दबदबा रहता था पश्चिमी एशिया और जो वहाँ के इलाके हैं वहाँ पर भारत को काउंटर करने के लिए वहाँ पर चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। और चाइना अपना प्रभुत्व कैसे बढ़ा रहा है ये सबको पता है, क्योंकि चाइना जो है वो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, मिलिट्री के दृष्टिकोण से भारत से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसको आर्थिक सहायता देकर के, मिलिट्री सहायता देकर के वहाँ पर अपनी मजबूत कर रहा है। दूसरा, भारत के जो दक्षिण में पड़ोसी स्टेट हैं, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर अपनी बेहतरीन उपस्थिति वो दर्ज कर रहा है। भारत के जितने भी पड़ोसी देशेस हैं सब में चाइना अपना जो है परचम लहरा रहा है। और पाकिस्तान तो कुछ कहना नहीं है, पाकिस्तान तो उसका एकदम सगा भाई है। और फिर इसकी तरफ से यहाँ तक चाइना के द्वारा नहीं किया गया। एक तरीके से ये रणनीतिक रूप से जो इंडिया को घेरने की बात है, इंडिया बीच में है और उसके पड़ोसी देशों में अपनी पैठ बनाने को लेकर के है, एक तरीके से इस पे घेरा। दूसरा, जो हाइब्रिड वारफेयर होता है जैसे साइबर अटैक को लेकर के उसको, और इसके अलावा जो पॉलिटिक्स ऑफ वाटर है, जो पानी की राजनीति है, जो हिमालय की नदियां आती हैं, आपने सुना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है चाइना ने उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया है या उसके पानी के प्रवाह को कम कर दिया है, उस पर बिजली डैम बना रहा है। जो ये सब बातें निकल कर आती हैं कि हिमालय की नदियों का जो प्रवाह होता है वो अब चाइना जो है रिडायरेक्टिंग कर रहा है। ये सब जो चाइना कर रहा है, इन सब से भारत वाकिफ़, ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं है, भारत को सब होस्टाइल रूप में भारत इससे पूरी तरीके से अवेयर है, पूरी तरीके से जो है इससे इससे भारत परिचित है। चाइना ये जो नियम फॉलो कर रहा है वो वहाँ के 5वीं शताब्दी में जो वहाँ के रणनीतिक थे सुन त्सु, उन्होंने एक नियम दिया था, विनिंग वार्स विथआउट फाइटिंग थ्रू अवॉइडिंग द एनिमीज स्ट्रेंथ एंड अटैकिंग हिज वीकनेस।
उन्होंने कहा था कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो आप अपने शत्रु का जो स्ट्रेंथ है उसको अवॉइड करिए और उसकी जो वीकनेस है उस पर आप अटैक करिए। यही जो नियम्स है वो चाइना लेकर के चल रहा है। चाइना ये जानता है कि भारत से युद्ध करना आसान नहीं है। भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, युद्ध के क्षेत्र में वो कड़ी की टक्कर देगा। तो चाइना अब रणनीतिक रूप से कार्य कर रहा है कि अगर इसको रणनीतिक डिप्लोमेटिक तरीके से हम अगर करते हैं तो ये जो है जहाँ पर इनका वीक पॉइंट है पाकिस्तान, भारत का वीक पॉइंट है, पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान को उसने अपना सगा बनाया। श्रीलंका से भी कभी कभार जो है भारत के हर समय संबंध अच्छे नहीं रहते, नेपाल से भी हर समय संबंध अच्छे नहीं रहते। तो जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें अपनी उपस्थिति बेहतरीन ढंग से दर्ज करा करके वहाँ पर कर रहा है। और मिस्र से जो हमारी पुरानी नेहरू जी के समय में जो बेहतरीन दोस्ती थी वो इस समय जो मिस्र से नहीं है। भारत प्रयास कर रहा है लेकिन एक तरीके से जो साइड भी लग रहा है वहाँ पर चाइना तत्काल रूप से, जहाँ पर भारत अपना स्थान खाली कर रहा है वहाँ चाइना अपना रूप दिखा दे रहा है और मजबूती से दिखा रहा है, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से दिखा रहा है, मिलिट्री के दृष्टिकोण से दिखा रहा है, इक्विपमेंट तीन के तीनों दृष्टिकोण से वो लेकर के चल रहा है। ये तो रणनीतिक रूप से जो बात की गई वो की गई। इसके अलावा जो इक्विपमेंट तरीके से होता है साइबर अटैक को लेकर के, पॉलिटिक्स ऑफ वाटर यानी पानी की राजनीति को लेकर के, उसमें भी ये लेकर के चल रहा है और इसमें भारत इन सब से वाकिफ़ है। इसलिए भारत को जो है बहुत सावधानी पूर्वक इस स्थिति पर नज़र रखना चाहिए कि चाइना के एक एक कदम पर उस पर नज़र रखना चाहिए। अब ये कहते हैं नेबरहुड एंड रसिया, जो पड़ोसी है और रसिया, ये भी भारत के संदर्भ में कर रहे हैं कि जो अदर जो भयावह स्थिति थी भारत के विषय में, जो टर्माइल स्थिति थी, जो एक तरीके से ख़राब स्थिति है, वो साउथ एशिया के पड़ोसी देशों में लेकर के है, जो तत्काल रूप से भारत को जो है भारत के सामने समस्या पैदा कर रहा है। वो कर रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या है साउथ एशिया को लेकर के, वहाँ पर द सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशंस है वो दिन ब दिन जो है रांग होती जा रही है, वहाँ पर सिचुएशंस ख़राब होती जा रही है। और जो इसका इफ़ेक्ट है इंडिया के ऊपर, तालिबान का, अफ़गानिस्तान में तालिबान की उपस्थिति, भारत ने क्या काम किया है कि उन सब को जो है उनसे पूरी की पूरी तरीके से अलग कर लिया है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका ये दो तो अलग राग अलापते रहते हैं और भारत के सामने नई नई समस्याएं हर दिन पैदा करते रहते हैं। तो ये अफ़गानिस्तान में तालिबान की उपस्थिति, पाकिस्तान श्रीलंका का कुछ कहना ही नहीं है। तो ये तीन के तीनों अपने आप में जो है साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में खुद ब खुद प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब ये इंडिया रसिया की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया और रसिया का जो रिलेशन था वो पहले जैसा दिखाई नहीं दे रहा है और वो बहुत कहते हैं कि अनसर्टेनिटी के जो फेज़ होते हैं उसमें वो प्रवेश कर रहा है, अनिश्चितता की दिशा में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि रसिया का जो समझौता है वो आवश्यक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि केवल डिफेंस कारपोरेशन को लेकर के हो, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे और रसिया के बीच में संबंध हैं वो डिफेंस को लेकर के होते हैं और वहीं से जाने जाते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि जो डिफेंस को लेकर के जो समझौता हुए हैं वो आगे बढ़ें, वो अनिश्चित है, वो लंबे समय तक वो नहीं रह सकते हैं, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अदर बात कही जा रही है कि इंडिया को जो वेस्ट में है, स्पेशली भारत जो देख रहा है अपनी उपस्थिति इक्विपमेंट को लेकर के, स्पेशली यूएस को लेकर के देख रहा है और वो नए अत्याधुनिक हथियार को पाने को लेकर के, और वहाँ पर जो अपनी रिलेशनशिप है उसकी अनिवार्यता को लेकर के चल रहा है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं उसकी गारंटी क्या गारंटी है कि वो लंबे समय तक चल सकेंगे। यहाँ पर इनका कहना है कि जो भारत है अभी प्रेजेंट सिचुएशंस में वो अमेरिका की तरफ देख रहा है नए हथियारों को पाने की दिशा में, क्योंकि यहाँ पर अभी इस आर्टिकल में नहीं व्याख्यायित किया गया है। पिछले समय में कुछ आर्टिकल को व्याख्यायित किया गया था जहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर कहा गया था कि जो रसिया के वेपन्स होते हैं, पहली चीज़ कि रसिया 1 दशक पुराने वेपन्स देता है और उस वेपन्स में वो बहुत अधिक मात्रा में पैसा लेता है। तो
रसिया के जो वेपन्स होते हैं, भारत ने अभी उस पर थोड़ा-सा भारत का बेरुख रहा है कि एक कि वो 2 दशक पुराने हथियार होते हैं, चल रहा है 2023 और रसिया जो वेपन्स देगा वो 1990 के दशक का देगा। तो और उससे जो है पैसा लेगा वो आधुनिक पैसा लेगा, मतलब कि जो आधुनिक हथियारों के बराबर पैसा लेगा। तो इसलिए जो भारत की इक्विपमेंट पाने की जो निर्भरता है वो अब यूएस की तरफ भारत देख रहा है और यूएस से अपने रिलेशंस को वो जो है वहाँ पर मजबूत करने की दिशा में, इनोवेटिबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इस दोनों कंडीशंस को देखते हुए रसिया के साथ जो हमारा संबंध है उसकी कोई गारंटी लंबे समय तक नहीं दी जा सकती। और ऐसे समय में जब रसिया और चाइना का जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में रणनीतिक रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत ही मजबूत तरीके से चल रहा है और दोनों देश खुले तौर पर आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के विश्वास के साथ, उसकी मजबूती के साथ। और इंडिया और रसिया और चाइना जितना ज़्यादा मजबूत रिलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भारत को उतना ही ज़्यादा इंडिया और रसिया रिलेशंस को लेकर के स्ट्रेन हो रहा है, तनाव हो रहा है। अब रसिया अभी जो एससीओ की और यही नहीं, एक तनाव की वृद्धि और हो गई कि अभी जो रसिया एससीओ की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में हाल ही में, वहाँ पर रसिया ने स्पष्ट रूप से क्वाड को लेकर के अटैक किया, क्वाड को लेकर के वहाँ पर मुद्दा उठाया कि वो जो है वहाँ पर बात की गई, इसके परिवर्तन की बात की गई। क्वाड का मुद्दा अगर रसिया के द्वारा उठाया गया है तो ये घटना समझ लीजिए कि इंडिया और जो रिलेशंस हैं रसिया के बीच में और यूएस के बीच में, उसमें चेंजेबिलिटी की बात होगी, वहाँ पर जो है चेंज की बात आएगी। क्योंकि अगर क्वाड 4 देशों का समूह है तो इस हिसाब से अगर उसमें रसिया हस्तक्षेप करता है तो ये एक तरीके से चिंता का विषय है। और इस समय जो है रसिया का जो वो त्रिपक्षीय संघ वो है प्लेटफॉर्म है, रसिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स, ये सब जो है अपनी गतिशीलता को खो चुके हैं। इनका कहना है कि ये सब जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं अदर जो अभी तक क्या था कि हथियार को लेकर के था, और इसके अलावा जो इंडिया चाइना त्रिपक्षीय समझौता बनाया गया है, इंडिया चाइना रसिया और ब्रिक्स बनाया गया है, अब इनकी जो गतिशीलता है वो खो रही है, उनकी गतिशीलता कम हो रही है। और बाईलेटरल रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक को लेकर के है वो लिमिटेड है। और इस तरीके से अब बाईलेटरल जो इकोनॉमिक शिफ्टिंग है वो केवल और केवल आयल को लेकर के शिफ्ट हो चुका है। और यह सब जो रिलेशनशिप है इंडिया और रसिया के बीच, उसकी जो गतिशीलता रहती थी वो अब धीरे धीरे जो है वो कम हो रही है। अब इनका जो कह रहे हैं कि द मूट पॉइंट, मतलब कि मेन जो इनका जो पॉइंट है वो उस पे बात कर रहे हैं कि मेन पॉइंट क्या हो सकता है। जो विवादास्पद मुद्दा है, मूट का मतलब जो विवादास्पद होता है, वहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर विवादास्पद मुद्दा क्या आया कि अभी इंडिया ने हाल ही में जो कोविड-19 हुआ था, कोरोना 2019 पैंडेमिक हुआ था, उसमें भारत ने पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन ढंग से अपनी सफलता हासिल की। इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ था उसको लेकर के जो डैमेज हुआ था, पूरे विश्व में बहुत ही बेहतरीन सफलता हासिल की। और उस सफलता का इतना ज़्यादा वाइड इफ़ेक्ट पड़ा कि भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में देखा जाने लगा। और भारत को ये जो ग्लोबल पावर के रूप में देखा जा रहा है, उसको समकक्ष माना जा रहा है कि यह जो है ग्लोबल पावर है, ग्लोबल पावर बन जाएगा। उस पर राइटर कहते हैं कि अभी तो भारत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी जो बाधाएं हैं ग्लोबल पावर तक पहुंचने के लिए उसको पार करनी होगी। और अभी ये दिखाने की या मानने की ज़रूरत नहीं है कि भारत ग्लोबल पावर हो चुका है या होगा। अभी तो इसको जो प्री डिटरमाइंड गोल है, जो इसके जो इंटरनल प्री डिटरमाइंड गोल है, अभी तो पहले वो अचीव करे। और इसके बाद जो है जो G20 और एससीओ की जो लगातार जो मीटिंग हुई है उसकी जो इन्होंने अध्यक्षता की है, अभी अप्रत्याशित रूप से आकस्मिक रूप से या अप्रत्याशित रूप से इनको जो है ये नहीं मानना चाहिए कि हम उसको अचीव कर चुके हैं। अभी इनको बहुत सारा ऑब्स्टिकल पार करना होगा, बाधाएं पार करनी होगी। और अंततोगत्वा जब तक ये अपने गोल को
प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक इनको ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि हम जो है वर्ल्ड पावर है या ऐसा कोई प्रोपोगंडा चलाना चाहिए। पहले अपनी इंटरनल पावर पर ध्यान दें, जो इनका प्रीडोमिनेट एम्स है उस पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था इंडिया, चाइना, रसिया, यूरोप, अमेरिका को लेकर के। बहुत बेहतरीन आर्टिकल था। इस पर जो क्वेश्चंस बने हैं वो यही हैं कि वैश्विक संघर्ष की दिशा में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, और इस पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि भारत अपनी विदेश नीति में क्या सुधार करे कि जो वैश्विक संघर्ष की उपस्थिति सामने आ चुकी है उसको वो सही दिशा में डायरेक्ट कर सके। ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आर्टिकल था। अब हम आते हैं दूसरे आर्टिकल पर, जहाँ पर है स्विचिंग ऑन इंडिया स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए यहाँ पर स्विचिंग ऑन इंडिया स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर, ये बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहाँ पर आपके घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो आपका सलाहकार बन जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो आपका सलाहकार किस दिशा में बनेगा कि आपको दिन ब दिन, महीने, कोई भी मौसम हो, कोई भी सूचना हो, कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी पावर जो बिजली की जो बिल आता है उसका जो रेट है, उसका जो टैरिफ है, कुछ भी हो, वो आपकी सारी की सारी सूचना दे सके। तो ऐसा आप अपने भविष्य में कल्पना कर सकते हो और यह लागू हो रहा है। और यही नहीं, जो इसने ये भी नोटिफाइड किया, इसने ये भी कहा कि आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर्स है, जो पुराने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं उसको रिप्लेस करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो इक्विपमेंट हैं, जो बिजली के वे उपकरण जो बहुत भारी मात्रा में बिजली का कंजप्शंस करते हैं, जो बिल बहुत गिराते हैं, आप उनको रिप्लेस करके न्यू करिए, न्यू लाइए। अब इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आपको सारे तरीके से वो सूचना दे रहा है। और ये भी कह रहा है कि आप अपने फ्रेंडों के साथ इसका जो सोलर पावर डायरेक्ट उस सोलर पावर होता है उसका ट्रेड कर सकते हैं। तो यह सब एक मोबाइल ऐप में है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जहां पर आपको बिजली से संबंधित समस्त जानकारियां एक मोबाइल पर मिलने वाली हैं। और यह भारत के भविष्य को देखा जा रहा है, इसमें जो भारत का जो फ्यूचर्स है उसको विटनेस किया जा रहा है। अब ये बात आंकड़े पे आ रही है कि 5.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है स्मार्ट मीटर जो है लगवा चुके हैं, और 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इस पर सैनिटाइज्ड किए हुए हैं, मतलब वो जो है चिन्हित किए हुए हैं। और यह टारगेट किया गया था 250 मिलियन जो परंपरागत इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं उसको हटा करके प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स 2025-26 तक जो टारगेट था इंडिया का कि 250 मिलियन जो कन्वेंशनल जो परंपरागत इलेक्ट्रिक मीटर हैं उसको हटा करके प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। तो ये उसकी बात करते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये लिंक किया जाएगा, ये डिस्कॉम जो कंपनियां हैं वो डिस्कॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि जो उपभोक्ताओं को बिजली वितरण होता है वो बेहतरीन ढंग से उनके पास पहुँचे, और इसके लिए जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती है वो लिंक किया गया था ग्रांट कम फाइनेंशियल से, मतलब कि उनको अनुदान दिया गया था गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो यही सारी बात ये कहते हैं कि लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब आगे ये उसकी चैलेंजेस को लेकर के कहती हैं कि देयर आर आल्सो ऑन ग्राउंड चैलेंज, मतलब बहुत सारी चैलेंजेज हैं। अब ये कहते हैं कि रिपिंग टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स, इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स क्या है। और अभी जो है काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ये जो है एक काउंसिल है एनर्जी, मतलब ऊर्जा, पर्यावरण और पानी की जो संस्थान है, जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसने हाल ही में अध्ययन किया था और पाया कि जो नए स्मार्ट मीटर्स हैं जो मेजॉरिटी में यूज किए जा रहे हैं वो ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, अपने अनुभव को इंगित कर रहे हैं कि इससे हमको क्या टेक्नोलॉजी बेनिफिट हुई है। वो इस टेक्नोलॉजी वो इस प्रीपेड मीटर्स का, यानी स्मार्ट मीटर्स का टेक्नोलॉजी बेनिफिट का अनुभव बता रहे हैं। और पूरा का पूरा जो अध्ययन था उसमें 2700 अर्बन जो शहरी हाउस होल्ड होते हैं, जो शहरी परिवार है, 2700 शहरी परिवारों को शामिल किया गया था कि प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर्स जो है, और ये 6 राज्यों में 2700 अरबी परिवारों को शामिल किया गया था।
इसके बाद ये कहते हैं कि इसमें जो आधा से ज़्यादा यूजर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो इम्प्रूवमेंट होता है, जो इम्प्रूवमेंट किस किस डायरेक्शंस में हुआ है, बिलिंग रेगुलरिटी को लेकर के, जो रेगुलर टाइम पर बिल आता है वो हमारा रेगुलर हो गया है। और जो पहले की जरा जो बिल आता था अब वो जो है आसान हो गया है। और 40% जो यूजर्स हैं उनका कहना है कि जो बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता था उस पर नियंत्रण हुआ है। जो पहले बिजली की चोरी होती थी वो अब रुक गई है, बिजली की चोरी नहीं होती है। और इसके बाद जहाँ तक बिजली की पहुँच नहीं होती थी वहाँ पर अब सप्लाई हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्सपेंस हुई है, लोकल इलाकों में इम्प्रूव्ड हुआ है पावर सप्लाई। और ये वास्तव में जो 70% प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं वो कहते हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी जो ये प्रीपेड मीटर की जो टेक्नोलॉजी है स्मार्ट मीटर्स की, ये बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी सर्वाइव करेंगे, शेयर करेंगे ताकि वो भी कर सकें। इसके बाद जो है फिर ये कहते हैं कि ये जो विश्वास है इंडिया का स्मार्ट मीटर ट्रांजैक्शंस को लेकर के, ऐसा लग रहा है कि जो सारे अध्ययन किए गए हैं वो भारत का जो प्रीपेड या स्मार्ट मीटर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो राइट डायरेक्शंस में लेकर के चल रहा है। लेकिन यहाँ तक तो इनका कहना ठीक है कि राइट डायरेक्शंस में लेकर के चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बाधाएं हैं जो इंडिया को दूर करनी होंगी। अभी रोड बम्प्स हैं। रोड बम्प्स का मतलब कि भारत अभी जिस रास्ते में चल रहा है वहाँ पर अभी कुछ बम्प्स हैं। और इसको जो है उदाहरण के लिए ये बताया कि मोबाइल ऐप जो बहुत सारे लोग जो मोबाइल ऐप में बिजली के बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं, मतलब उसको देखने में, उसका यूज करने में असमर्थ हैं। और उनको संदेह होता है कि हमारा बिल जो है वो कहीं कंजप्शंस नहीं कर लिया गया है या डिडक्शंस नहीं कर लिया गया है या कटौती नहीं की गई है। तो यही सब बातें हैं कि अभी जो है मैक्सिमम लोग इससे जो है नहीं हैं। और अभी इस प्रॉब्लम को रिवॉल्यूशन करना होगा स्मार्ट मीटर्स के द्वारा। ये जो प्रॉब्लम है, मतलब होता है ना कि कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो मैक्सिमम लोग उसके प्रयोग से पहली चीज़ की डरते हैं। अगर ये प्रयोग आ गई तो पहली चीज़ कि हमारा बिल जो है हैक हो जाएगा, हमारा बिल बढ़ा दिया जाएगा, हमारे जो अगर कम ज़्यादा बिल आ रहा है तो अगर कम बिल आ रहा है तो उसमें और कटौती कर दी जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कटौती कर दी जाएगी। तरह तरह की जो बातें निकल कर के आती हैं वो सब अभी लोगों के मन में जो व्याप्त है, जो वाइड है, उसको दूर करना होगा। और ये दूर हो सकता है स्मार्ट मीटर रिवॉल्यूशन को लेकर के। स्मार्ट मीटर रिवॉल्यूशन अगर भारत में है तो वो आ सकता है। फिर कहते हैं कि कैसे हम इस पे स्टेप कर सकते हैं, कि इंडिया कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकता है, ये भारत के लिए कैसे बेहतरीन अवसर है। ये कहते हैं कि भारत जो है अपने विजन की तरफ ये जो बढ़ रहा है कि स्मार्ट मीटर को वित्तीय रूप से मजबूत करने और उसको डिजिटल रूप से मजबूत करने को, पावर सेक्टर को वित्तीय रूप से स्ट्रांग करने और उसका डिजिटलीकरण करने में जो स्मार्ट मीटर का इन्वेंशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। और उसका स्मार्ट मीटर का जो इन्वेंशन है उसको इस हिसाब से रणनीतिक रूप से और उसको यूजर की तरफ, मतलब जो उसके उपभोक्ता हैं वो बेहतरीन ढंग से यूज कर सकें, डिज़ाइन उसको इस हिसाब से करना होगा। और यहाँ पर नीचे जो दिए गए हैं, डिप्लोमेट का मतलब होता है तैनाती। और यहाँ पर उसके केंद्र में क्या कहा गया है कि जो आप स्मार्ट मीटर इंटरवेंशन कर रहे हो ये पहली चीज़ कि यूजर के लिए डिज़ाइन हो, डिप्लोमेट हो, यूजर इसको कुल मिलाकर के जब जिसके लिए ये बनाया गया है उसको एक बेहतरीन ढंग से इसको करना है। जैसे आप लोग आज स्मार्टफोन चलाते हो वैसे ही ये स्मार्ट मीटर्स हो और बेहतरीन ढंग से इस पर लोग सूचनाएं प्राप्त कर सकें। ये कहते हैं कि अब कैसे आप कर सकेंगे, ये 4 स्टेप बताते हैं कि जो पावर सेक्टर है उसमें आप स्मार्ट मीटर से 4 तरीके से पूरे भारत को पावर सेक्टर में चेंज कर सकते हो। बहुत बड़ा बेहतरीन इन्होंने पॉइंट उठाया। पहला पॉइंट इन्होंने मिनिस्ट्री के ऊपर ही उठा दिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसको खुद से पूरे राष्ट्र में ये अभियान चलाना चाहिए, पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना चाहिए। किसको लेकर के? कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए स्मार्ट मीटर के बारे में, कि स्मार्ट मीटर जो कंज्यूमर हैं वो स्मार्ट मीटर का यूज करना सीखें, उससे क्या लाभ है वो करना सीखें। स्मार्ट मीटर्स ऐप्स को कैसे यूज किया जा सकता है, उसमें क्या कैसे उसका लाभ लिया जाता है, इसको वो इम्प्रूव करें। और
इस ऐप को इस तरीके से, इनका जो डिज़ाइन है इस तरीके से इस तरीके से इसको बनाना चाहिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक ब्रांड बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, वहाँ से जो यूजर्स आते हैं, वो वहाँ के जो यूजर हैं उनके उनके पास जो इनकी यूज करने की जो कैपेबल है वो एक्सेसिबल हो, यानी कि क्षमता उनके पास इनकी यूज करने की बेहतरीन ढंग से हो, और इन्फॉर्मेशन जो ये ऐप प्रोवाइड कराएगा वो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन हो, एक्शनेबल टिप्स हो। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जो स्मार्ट मीटर के साथ उनकी पहुंच, और इसके बाद उनका जो ऑनलाइन बिल, उनकी टेक्नोलॉजी का लाभ, ये सब चीज़ें, ये सब बातें पूरी की पूरी जो है उससे लिंक हों, तब जा कर के ये मिनिस्ट्री का काम है, ये मिनिस्ट्री करे। और यहाँ पर असम और बिहार का एग्जाम्पल दिया गया है कि वहाँ पर हाई यूजर जो है सेटिस्फेक्शन की स्थिति में है, मोबाइल ऐप में अभी सीख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ है कि कैसे जो है स्मार्ट मीटर का यूज किया जाए, अदर जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है कैसे वो यूज कर सके। ये बिहार और असम में जो है बहुत उच्च मात्रा में लोग यूज किए हैं, और ये डिस्कॉम को अदर राज्यों में भी इस तरीके का प्रयोग करना होगा। फिर ये दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इनका है कि अब ये यहाँ तक तो इन्होंने स्मार्ट मीटर और उसका जो मिनिस्ट्री होता है उसके ऊपर बताया। फिर ये डिस्कॉम को कहते हैं कि डिस्कॉम को खुद ब खुद निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में शामिल हो करके खुद ब खुद इसको आगे लेकर के चलना होगा, इसको ड्राइव करना होगा, खुद से इसका भार ग्रहण करना होगा। और जो स्मार्ट मीटर की भारत में मेजॉरिटी है, वो खुद रूप जो स्मार्ट मीटर की जो भारत में लगा हुआ जो उसकी मेजॉरिटी है वो AMISPS यानी एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और यह डिस्कॉम की उत्तरदायित्व तो है कि जो उसको स्थापित और जो उसको संचालित करने का जो तरीका है वो डिस्कॉम AMI सिस्टम के साथ वर्क करे। और AMI सिस्टम जो होता है ये वो लाइफ टाइम, ये इसका जो पीरियड होता है वो 10 ईयर्स का है, तो उसके साथ इनको वर्क करना पड़ेगा। यह निश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि इसका जो इंस्टॉलेशंस है, मतलब कि जो स्मार्ट मीटर्स ऐप्स का जो वर्क करने का इंस्टॉलेशंस है वो बहुत स्मूथ हो यानी नरम हो। वो नरम करने का मतलब कि सबके पास एक्सेसिबल हो, और जो रिचार्ज की अवधि होती है यूजर्स को लेकर के, और इसके बाद जो स्मार्ट मीटर्स की जो डाटाज होते हैं, उनका जो रेवेन्यू प्रोटेक्शंस होता है, जो वित्तीय सुरक्षा है, जो कंज्यूमर को इंगेजमेंट लेकर के होता है, वो सारी चीज़ें जो स्मार्ट डाटा होता है, स्मार्ट मीटर का जो डाटा है सब के लिए एक्सेसिबल हो। और फिर डिस्कॉम को जो है इस पर बहुत ही व्यापक तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत व्यापक तरीके से उसको अपने जो है अपनी क्षमता को बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाएंगे? सूटेबल स्टाफ को लेकर के, जो उनका स्टाफ है, जो ट्रेनिंग है, इंटरवेंशन है, वो अपना डिस्कॉम तय करे, उसको बढ़ाए। और स्मार्ट मीटर का जो डाटा है रेवेन्यू को लेकर के, कंज्यूमर इंगेजमेंट को लेकर के, लिवरेज स्मार्ट और एक्सपीरियंस को लेकर के, इंस्टॉलेशंस को लेकर के, वो सब डाटा बहुत बेहतरीन ढंग से उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। उसको जो है आम पब्लिक के साथ उसको शेयर करने की ज़रूरत है। और ये तभी कर सकते हैं जब ये इनके पास सूटेबल स्टाफिंग हो, ट्रेनिंग हो, सारे एक एक पॉइंट्स पे ये जो है करें। अब ये थर्ड करते हैं कि डिस्कॉम का जो थर्ड जो इनका सलाह है वो दे रहे हैं कि डिस्कॉम को जो है सिस्टम को इंटीग्रेट करना होगा। पूरा सिस्टम जो है उनको एकीकृत करके जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करानी होगी, जो सहयोग है टेक्नोलॉजी को देने की वो होना चाहिए। और इसके बाद जो स्केलेबल डाटा सॉल्यूशन लाना होगा, मतलब कि आप पहली चीज़ की इंटीग्रेटेड डाटा बनाइए, टेक्नोलॉजी को कोलैबोरेट कीजिए, जो तकनीकी सहयोग है, जो ऐसा डाटा आप सॉल्यूशन दीजिए कि जो स्केलेबल हो, जो पढ़ने के योग्य हो, जो आम पब्लिक भी उस डाटा को समझ सके। जो मोबाइल चला लेते हैं, मोबाइल के सारे विषय में जानते हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इसी तरीके से आपको डाटा को देना होगा ताकि उनको सारी चीज़ों की समझ में आ जाए। और ये जो है अगर आप स्मार्ट मीटर का डाटा जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से देंगे तो वो फंडामेंटल है। और सारे इसके वास्तविक जो प्रपोजिशन
प्रोपोजिशंस है, जो इसका जो ध्येय है, इसका जो लगाने का उद्देश्य है, जो व्यापक तरीके से चेंजेबिलिटी आती है, वो पूरा का पूरा ये खोल देगी अगर आप स्मार्ट तरीके के डाटाज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड कराएंगे। और ये जो है एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित करेगा जो एनालिटिकल हो, डाटा होस्टिंग हो, शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो, इनेबल के जो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इनका जो डाटा है, स्मार्ट मीटर का डाटा किन किन सेक्टरों में जो हर तरीके से इनेबल हो, एक डाटा एनालिटिक्स कर सकें वहाँ पर, और आम पब्लिक जो है उस टेक्नोलॉजी का, उस डाटा को समझ सके, उसको दूसरों के पास जो उनका पहचानने का तरीका है कि जो उनके साथ जो बिजली के तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो खुदरा बाज़ार को लेकर के बिजली का रेट्स क्या है, बिजली का मूल्य क्या है, बिजली का मूल्य कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, कैसे वो लागू किया जा रहा है, कैसे बिजली के बिल को जो है एडजस्टमेंट किया जा रहा है, कैसे रिचार्ज किया जा रहा है, कैसे वो सूचना, कैसे बिजली का बिल एक टाइम पर पहुंच रहा है, ये सब जो तमाम तरीके के डाटा होते हैं, इनमें उनको सशक्तिकरण करना होगा। ये जो डाटा है वो कंज्यूमर के लिए अन्य जो रिटेल मार्केट्स में है उसको खोलेंगे। अभी जो हमने बताया कि खुदरा मार्केट में जो बिल है, जो रिटेल टाइम पर है, वो एक होता है ना खुदरा मार्केट, एक उपभोक्ता मार्केट, दोनों में डिफरेंस क्या है, और रिचार्ज की जो आवृत्ति होती है कि कब रिचार्ज कराना है, कब नहीं, कितने समय में रिचार्ज चलेगा, इसकी जो फ्रेक्वेंसी होती है, जो बफर टाइम होता है, रिबेट्स होता है, और इसके अलावा जो डाटा प्राइवेसी है उसका भी इनको ध्यान रखना होगा, उसको भी ये इनको जो है करना होगा। लेकिन ये सब जो बातें हमने कही अभी अभी, ये सब या तो रेगुलेटरी रूप से आदेश तो दे दिए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, या वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं, तो इसको जो है सही करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि जो टैरिफ डिज़ाइन है रिटेल मार्केट के लिए, और इसके बाद जो नए तरीके हैं बिजनेस मॉडल के, और फिर इसके बाद प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्टोरेज, ये तीनों जो यूज करते हैं, जो इनके काम के लिए जो चीज़ें हैं, फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम वेरिएबल होना चाहिए। टैरिफ जो है टाइम टू टाइम आना चाहिए, समय को लेकर के कोई गलत दिशा में न जाया जाए। यानी कि जो टैरिफ बिल होता है इनका ऑल स्मार्ट में, वो टैरिफ बिल जो है टाइम वेरिएबल रूप से इनेबल हो। इलेक्ट्रिसिटी का ये जो नियम है कि ऐसा नहीं है कि आप यूज करें 10 दिन और बिजली का बिल जो आए 20 दिन के लिए या 20 दिन बाद आए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बाधाएं हैं, इनको जो है क्रॉस करनी होगी। फिर ये कहते हैं कि इंडिया की जो ये यात्रा है, इंडिया की जो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के लिए ये यूनिक जर्नी है इलेक्ट्रिसिटी की दिशा में आगे बढ़ने का, और एक ऐसे समय जब डीकार्बनाइजेशन की जनरेशन आई है, मतलब डीकार्बनाइजेशन की बात की जाती है, तो इससे ऐसे सोर्सों से जो डीकार्बनाइजेशन और इलेक्ट्रिसिटी के मध्य जो स्मार्ट मीटर्स हैं, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और फिर आगे भी लिखते हैं कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो कंप्राइज कर सकता है क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन टूलबॉक्स, और ये जो है उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसके जो पार्ट्स हैं उसको ट्रांजिस्ट कर सकता है। और इफ़िशिएंट एनर्जी जो मैनेजमेंट है, जो मैक्सिमम एनर्जी मैनेजमेंट है, जो एनर्जी का लागत आता है, जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, जो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, वो सब जो है ये स्मार्ट मीटर इन सब बातों को बहुत आराम से ट्रांजिस्ट कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, लागू कर सकता है, और डीकार्बनाइजेशन उसको जो है रिड्यूस कर सकता है। फिर ये कहते हैं कि इसको जो है पॉलिसी जो मेकर्स हैं इंडिया जो इसको लेकर के चल रहे हैं, उसको इस इन सब बातों को केंद्र में रखना होगा, और एक बहुत ही डिप्लोमेट तरीके से, बहुत ही क्रूशियल तरीके से ये सब लागू करना होगा। और ये सब बातें जो कही गई हैं, अगर ये लागू होती हैं ज़मीनी तौर पर, तो इंडिया का जो स्मार्ट मीटर्स है उसकी सफलता बहुत बेहतरीन होगी, और वो पूरे के पूरे पावर सेक्टर को चेंज कर देगी। तो इसमें जो
फ्रेंड्स पॉइंट कहे गए हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा और इस पे यही क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत को जो पूरे इस पर जो क्वेश्चन बनेगा यही कि जो स्मार्ट मीटर की क्रांति है वो भारत में क्या पूरा का पूरा जो बिजली का सेक्टर्स है उसको चेंज कर सकती है अथवा नहीं। तो ये आप जो है उसको करिएगा और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितना बताया उतना करना है। ये देखिए यहाँ पर एक इथनिक ये मणिपुर की जो घटना है उसके ऊपर बात की जा रही है। अभी कल ही हमने बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है। कहा गया है कि जो मणिपुर में इस समय दंगा फसाद और अलगाववाद की प्रवृत्ति और जो आगजनी हो रही है विशेषकर 5 ज़िलों में, उसमें उसका कारण यही था कि जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था ये कि जो कम्युनिटी है मिताई कम्युनिटी उसको एसटी का दर्जा दिया जाए और इसके विरोध में वहाँ पर कुकी जो जनजाति समुदाय होते हैं पहाड़ी, वहाँ पर जो है वो विरोध के लिए आंदोलन किए। ऑल ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन को बुलाया गया और फिर ये पूरा का पूरा जो है बहुत विध्वंसक तरीके से इसको हिंसा में चेंज किया गया। और ये क्यों हुआ? तो वही बात कहते हैं कि आरक्षण देने से जो एसटी समुदाय मिताई जो कम्युनिटी है उसको अगर आप एसटी समुदाय देते हैं तो ये हमारे जो हम लोग जो आरक्षण पाए हैं उसमें कमी आएगी, नो डाउट कमी आएगी। लेकिन जो कमी आएगी तो उसका सलूशंस क्या है, सलूशंस पे जाना चाहिए। इस तरीके की हिंसा तो नहीं करना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि पहाड़ी समुदायों द्वारा जो वहाँ की परंपरागत जो भूमि है उसके जो स्वामी हैं पूरी तरीके से उन्होंने इस हिंसा को नहीं फैलाया है, बल्कि ये जो ट्राइबल्स लीडर्स हैं ये जो है इस तरीके से एंटी वैली जो पहाड़ी की जो भावना होती है उसको विघटित करने को लेकर के उन्माद फैलाए हैं कि वहाँ पर हमारे विरुद्ध कुछ हो रहा है। ये ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के ये फैलाए हैं, न कि वहाँ की जो परंपरागत भूमि आदिवासी की ज़मीन होती है वो सब नहीं। और जो मिताई कम्युनिटी है एसटी का वो पूरी तरीके से समर्थन नहीं कर रहे हैं पूरे ऑल स्टेट में समान रूप से। इसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया है कि इसमें उन्होंने लीड किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस घटना से दूरी बनाए रखती, वो राज्य में किसी एक कम्युनिटी को समर्थन न करती, आरक्षण देने की बात वो जो है अलग तरीके से न करती, उसका कोई उचित समाधान निकालती, तो ये स्थिति पैदा ना होती। और जो एमएलएज हैं वो खुद ब खुद जो बीजेपी के एमएलएज हैं, ट्राइबल एमएलएज हैं, वे खुद गवर्नेंस को चेंज करना चाहते हैं, पार्टी लीडरशिप को चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया, ऐसा जो है ये सी बात को लेकर के आए। और तथाकथित रूप से ये लोग जो ये सब घटना किए हैं वही सब जिम्मेदार हैं और इस तरीके से इनको नहीं करना चाहिए था। वही जो हमने कल बताया था वही सारी बात ये पूरे के पूरे कर रहे हैं। ये भी कल इस पर जो आर्टिकल आया था सिंपैथेटिक स्टाइल को लेकर के वही आर्टिकल है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। इसमें क्या कहा गया है एयरलाइंस के विषय में कि जो एयरलाइंस के सामने जो चैलेंजेज होता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के, कर्मीदल कंडीशंस को लेकर के, उसके लीजिंग पेइंग को लेकर के, जो लीज पे जहाज़ दी जाती हैं उसकी पेइंग को लेकर के जो वित्तीय स्थिति है वह जो ख़राब हुई है उसमें सुधार की बात की जाए। फिर ये कोविड-19 पैंडेमिक की बात करते हैं, ये कैसे उसको कंट्रोल किया गया। फिर इसके बाद SARS-CoV-2 की बात करते हैं कि कैसे ये जो डीपली तरीके से है इसको कैसे कवर किया जाए। फिर लो क्राइसिस की बात करते हैं। वही सारी बातें कल वाले आर्टिकल की हैं यहाँ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एक यहाँ पर और न्यूज़ है, न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। वो न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड न्यूज़ है और उसमें कहा गया है कि भारत जो है वो अब विदेशों से न्यूक्लियर पावर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अब बंद करेगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है भारत के द्वारा, ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंडिया सेट टू मूव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर। इंडिया विचार कर रहा है ओवरटर्न करने का, जो मतलब कि होता क्या था कि जो अभी इन्वेस्टमेंट की गई न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है
उसमें भारत का कहना है कि भारत अब जो है इसमें फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं करेगा, और अब इसमें प्राइवेट फर्म्स, जो डोमेस्टिक प्राइवेट फर्म्स हैं, घरेलू जो प्राइवेट फर्में होती हैं, वो गवर्नमेंट उसकी सहायता लेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्लीन एनर्जी के लिए। अब विदेशी जो योगदान है उस पर सहायता, जो विदेशी अनुदान, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उसको अब बंद करने का विचार कर रहा है। यह नीति आयोग जो थिंक टैंक से वो उसने सरकार के माध्यम से बात कही है, और इसका जो एम्स था वो रिड्यूस कार्बन इमिशंस को लेकर था। जो न्यूक्लियर पावर होता है उसका कार्बन इमिशन होता है, और फिर ये न्यूक्लियर जो है फोकस करता है ये 24 ये जो 24 घंटे जो सप्लाई एनर्जी होती है बिना बाधा के वो करता है। ये एक सोलर एनर्जी की तरह है। यही सब बातें इसमें कही गई हैं। और एक इसमें जो इम्पॉर्टेंस बात है ये है कि इंडिया का जो करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 6780 मेगावाट है। इसको याद करने के लिए है 6780 मेगावाट। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ था वो है। अब एक न्यूज़ यहाँ पर है फ्रेंड्स कि ये देखिए इसके मेन पृष्ठ पर वही बातें कही गई हैं। और यहाँ पर देखिए प्रेग्नेंट टाइगर्स डाइज इन राजस्थान टाइगर रिजर्व। ये बहुत ही दुखद बात है कि राजस्थान में जो है प्रेग्नेंट टाइगर्स की जो है वहाँ पर डेथ हो गई। ये टाइगर्स के लिए है। और फिर इसके बाद उत्तराखंड जो है एक कानून लेकर के आने वाली है, और वो जो ज़मीन वहाँ पर ख़रीदी जाती है वो क्रिमिनल्स के द्वारा, वो जो है उसको रोकने की दिशा में कानून लेकर के आने वाली है उत्तराखंड गवर्नमेंट। उस पर बात की गई है। बाकी जो न्यूज़ है वो हमने आपको बता ही दिया, उस पर आप लोग क्वेश्चन से सॉल्व करिएगा। और अगर इस पे कोई और न्यूज़ निकल करके आती है फ्रेंड्स तो उसको जो है हम बाद में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स कल के लिए। जय हिंद, जय भारत। ए लॉट ऑफ थैंक्स।